हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट चैप्टर 7 सहसंबंध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ है जो हम लोगों को देखना है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को व्यक्त किया जाता है, तो किस में व्यक्त किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की अगर बात करें तो इसे व्यक्त करने के लिए ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई बटे अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे इंटू होगा सिग्मा वाई स्क्वायर। याद रखिएगा, दो चर होते हैं इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका सहसंबंध का गुणांक का फॉर्मूला कि सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है। देखिए सहसंबंध के बारे में मैं बता दूं सहसंबंध क्या है, फिर मैं बताऊंगी कार्ल पियर्सन का गुणांक क्या है। ठीक है, तो सहसंबंध कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक समूह या वर्ग या समंक श्रेणियों के बीच एक निश्चित संबंध होता है, उसे सहसंबंध कहा जाता है। ये याद रखिएगा। और दो समंकों श्रेणियों एवं चरों के बीच जो बोल सकते हैं सहानुभूति में या संबंध, जो भी एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, यह महत्व मतलब बोल सकते हैं कि एक रिलेशन बना रहता है दोनों तत्वों के बीच में। साथ ही साथ इसमें महत्वहीन तत्व होते हैं क्योंकि ये डेटा यानी कि अंकों पे आधारित होते हैं। ठीक है, इस एक परिभाषा यालुन चाओ ने कहा था। यालुन चाओ के अनुसार सहसंबंध विश्लेषण चरों के बीच संबंध की मात्रा का निर्धारण करता है। तो यालुन चाओ की परिभाषा आप लोग जरूरी याद रखिएगा, क्योंकि इनके अनुसार जो कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन हमेशा विश्लेषण चरों के बीच संबंध की मात्रा का निर्धारण करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक दो डेफिनेशंस जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जामिनेशंस में जरूर पूछे जाते हैं कोरिलेशन क्या है और इसके डेफिनेशंस वगैरह। तो यालुन चाओ की मैं एक डेफिनेशन आपको बता दूं कि कोरिलेशन एनालिसिस अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करते हैं, इनके रिलेशंस को डिटरमाइन करते हैं। ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक क्या है। फॉर्मूला जरूर याद रखिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो होगा ये याद रखिएगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू जो रैंक इन्होंने स्पीयरमैन ने रैंक कोरिलेशन के बारे में बताया था, तो आर इज इक्वल टू 1 - सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा स्पीयरमैन ने यह सहसंबंध गुणांक निकालने का सूत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सहसंबंध गुणांक का मान हमेशा कितना होता है। अगर बात करें सहसंबंध गुणांक का मान तो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होता है। ठीक है, -1 और +1 के बीच में पाया जाता है। ये याद रखें क्योंकि कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि भूल जाते हैं, और इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका वैल्यू को ज़रूर याद रखें। ठीक है, तभी हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बता दूं जैसे कि अगर इसकी सहसंबंध गुणांक जैसे -1 और +1 के बीच में ही इसका वैल्यू आएगा, और इसके बहुत सारे ऐसे वैल्यू दिए गए कि पूर्ण कब होता है, हाई कब होता है, मध्यम कब होता है, निम्न कब होता है, ये भी याद रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग बुक्स रीडिंग करेंगे तो उसमें आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था। अगर बात करें सहसंबंध का जो सूत्र बनाया गया था वो किसने दिया था, तो देखिए चार्ल्स स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन ने दोनों मिलकर दिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अंतर कोटि रीति रैंक कोरिलेशन जो है, डिफरेंस रैंक कोरिलेशन की जो देन है वो किसने दी थी, तो स्पीयरमैन ने दी थी। ठीक है, स्पीयरमैन को याद रखिए, नाम थोड़ा सा अजीब है पर आप आराम से इसको याद कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। इन्होंने ही रैंकिंग मेथड विधि को दिया था और ये बहुत बारी पूछा गया, और बीएड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे एमए कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इससे मैथ्स पूछे ही जाते हैं। तो कोरिलेशन जैसे स्पीयरमैन का कोरिलेशन जो है ना, रैंक कोरिलेशन, वो आता ही है। तो थोड़ा सा इस पर अगर फोकस करें तो आसानी से सीखा जा सकता है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, तो मैं ज़रूर इसके लिए भी एक वीडियो बना के लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि स्पीयरमैन ने जो ये दिया था ये कहाँ के थे, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। स्पीयरमैन ने जो ये दिया था ना,
अंतर कोटि रीति का। तो ये थे ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे, इनका जो पूरा नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और याद रखिएगा 1904 में यह विधि इन्होंने दी थी, जिसे हम लोग रैंकिंग मेथड बोलते हैं, कोटि अंतर या क्रमांतर रीति बोल सकते हैं, अनुपस्थिति रीति भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्पीयरमैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक चीज़ है कि ये जो विधि दी गई है कोटि अंतर रीति, ये है क्या? देखिए, इस पहली बात है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग उन परिस्थितियों में कहाँ किया जाता है जहाँ पर बोल सकते हैं अधिक से अधिक संख्यात्मक संभव मान जहाँ ना हो, केवल रैंक ऑर्डर का ही मान रखा जाता है, यानी कि रैंक ऑर्डर के अनुसार ही रखा जाए वैल्यू को जो दिए गए हैं, तो उस जगह पे हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग हमेशा उन्हीं इकाइयों के लिए, मतलब बोल सकते हैं कि उन केवल कोटि क्रम यानी कि ऑर्डर, एक रैंक के अनुसार संख्याओं को रखा जाता है, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि r का मान ±1 हो तो सहसंबंध क्या होगा? अगर ±1 हो तो याद रखिएगा वो परफेक्ट कहलाता है, परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है, ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे जैसे कि दिए गए हैं कि 0 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना। जैसे कि मैं बता दूं, अगर प्लस और माइनस है तो प्लस है तो धनात्मक होगा पर परफेक्ट होगा, अगर माइनस है, अगर -1 होगा तो वो आपका परफेक्ट तो होगा पर वो ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर हाई की बात करें तो 0.7 से 5 से लेकर 1 के बीच में होता है तो वो हाई होता है प्लस में, और अगर यही माइनस में हो तो भी हाई होगा पर माइनस में होगा, ठीक है। अगर मॉडरेट की बात करें, मध्यम में, तो 0.25 से लेकर 0.75 के बीच प्लस में होता है तो ये आपका मॉडरेट कहलाता है। और अगर हम लोग इसी को निगेटिव में देखें तो वो आपका मॉडरेट तो होगा पर निगेटिव में होगा, ठीक है। एक और आता है निम्न, लो बोलते हैं जिसको, 0 से 0.25 प्लस के रूप में होता है, तो ये आपका क्या होता है, लो होता है, जिसको धनात्मक माना जाता है पर लो होता है। और सेम यही चीज़ होगा माइनस में, तो इसका क्या होगा कि वो माइनस में तो होगा पर वो लो कहलाएगा पर ऋणात्मक होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी। और लास्ट आता है एब्सेंस, अगर इसका मान r का मान 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो वो अनुपस्थित माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध को व्यक्त करता है। अगर स्पीयरमैन कोटि सहसंबंध को व्यक्त करता है तो उसके लिए कौन सी, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए गए तो आपको बताना है को कौन सा करता है। तो ये होगा आपका रैंक कोरिलेशन 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर बटे NQ - n, n पे पावर कितना होना चाहिए, 3 - 1, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जब दो चरों के बीच परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, यानी कि आपको दो चर दिए गए x और y, और उसका जो चेंजेस हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको धनात्मक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर, दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक क्या होता है? दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का जो मान होता है वो -1 तथा +1 के बीच में माना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चर के मध्य कोटि के अंतर का योग क्या होता है? चर के मध्य अगर कोटि के अंतर का योग माना जाए तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल पियर्सन विधि का प्रतिपादन कब किया गया था? तो ये आपको बताना है कार्ल पियर्सन ने जो मेथड दिया था वो कब दिया था, ठीक है। मैंने स्पीयरमैन का बताया है जो आपको 1904 में दिया था, ये 1890 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका, स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? तो मैंने अभी जस्ट बताया कि 1904 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन फिर कब हुआ? देखिए यहाँ, सॉरी ये नहीं होगा इसका आंसर, यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कार्ल पियर्सन एक प्रसिद्ध डैश थे, तो याद रखिएगा कार्ल पियर्सन जो थे ना वो एक प्राणी शास्त्र थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ एक फोटो दी हुई है, आपको बताना है कि निम्न चित्र में सहसंबंध का परिणाम क्या होगा, तो आपको बताना है क्या होगा। देखिए कुछ फोटोज हैं जो आपको याद रखने होंगे। अगर ये आपका
जो आपका जो चित्र दिया हुआ है आप देख सकते हो, जो वैल्यू है आपका सीधे इस कॉर्नर से लेके यहाँ ओरिजिन से नहीं जा रही है बल्कि इस इधर जा रही है, तो इसका जो आंसर होगा याद रखिएगा निगेटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस में होगा। ठीक है, याद रखिएगा अगर बिंदु रेखा जो है ना आपका ओरिजिन से नहीं होके बल्कि कहीं और से निकल रहा है तो वो माइनस में होता है। अगर ये यहाँ से शुरू होता तो और यहाँ तक जाता तो प्लस में होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धिमत्ता, सुंदरता आदि गुणात्मक तथ्यों के मध्य सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन की अंतर्य विधि, प्रमाण विचलन और इनमें से कोई नहीं। तो अगर बुद्धिमत्ता की बात की जाए या फिर बोले सुंदरता, गुणात्मक, ये सारी चीज़ें जो हैं तो याद रखना ये सारी चीज़ें नहीं कहलाती हैं, ये इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की जो विधि है ये कोई भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मूल्य तथा मांग के बीच सहसंबंध गुणांक -82 है। तो आपको बताना है कि परिणाम की विवेचना करें क्या होगा। देखिए अगर -82 में माना जा रहा है, -82, ठीक है, तो याद रखिएगा उच्च परिणाम होंगे पर क्या है माइनस है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक सहसंबंध होगा। देखिए उच्च होगा पर क्या होगा, ये यहाँ 0.82 होगा, यहाँ पे ये याद रखिएगा 0.82। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ 0.82 होगा गुणांक 0.82। ठीक है, 0.82 माइनस 0.82, 0.82 माइनस में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध शून्य है तो इसका तात्पर्य क्या है? अभी मैंने बताया कि अगर सहसंबंध का मान जो है शून्य है तो इसका मतलब होता है सहसंबंध की अनुपस्थिति होगी। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने 17 क्वेश्चंस कर लिए हैं आपके लेसन 7 से। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सहसंबंध की मात्रा या परिणाम ज्ञात करना है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इस टेबल को जरूर आप लोग कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, जिन बच्चों के पास नहीं है, या फिर टेबुलेशन बना के रख लें। देखिए मैं इसको समझा देती हूँ। अगर डिग्री की मात्रा यहाँ पे दी गई है पूर्ण, उच्च, मध्यम, मध्यम, निम्न और अनुपस्थिति, तो मैं पहला बताती हूँ। अगर धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक, पूर्ण कब होता है? जब आपका धनात्मक सहसंबंध होता है और उसका मान जो होता है वो होता है +1 के बराबर। और दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है अगर इसी का मान -1 में आ जाए वो पूर्ण तो होगा पर वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, आगे मैं बता दूँ, मैं और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग को दिखे। ठीक है, चलिए ये SP सिंह की बुक है जो आप आराम से इसको लेकर पढ़ाई कर सकते हो और इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो अगर 11th क्लास में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स में तो इस बुक को ज़रूर खरीद लें, बहुत अच्छी बुक है ये। चलिए आगे अगर हाई की बात करें कब होगा, तो देखिए सहसंबंध का मान अगर प्लस में है और 0.75 से लेके 1 के बीच में होता है तो याद रखिएगा इसका मान जो होगा उच्च होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा? उच्च और धनात्मक। पर यही मान 0.75 और 1 के बीच में हो पर वो माइनस के रूप में हो तो ऋणात्मक होगा पर उच्च होगा। नेक्स्ट है मॉडरेट कब होगा, तो जब 0.25 और 0.75 के बीच में मान होगा तो वो मॉडरेट होगा पर वो प्लस में होगा। अगर यही साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है, ऋणात्मक आता है, तो वो फिर याद रखिएगा क्या होगा? मॉडरेट होगा पर ऋणात्मक होगा। लास्ट यहाँ पे निम्न, निम्न की अगर बात करें 0 से 0.25 के बीच में होता है तो वो धनात्मक के रूप में है क्योंकि प्लस है तो निम्न होगा। और याद रखिएगा यहाँ पे 0 से 0.25 तक में होता है माइनस के रूप में तो वो लो होगा और ऋणात्मक होगा। और लास्ट एक आता है अगर मान आपका यानी कि सहसंबंध का जो मान अगर आप लोगों ने जो निकाला, कैलकुलेशन किया और 0 आता है तो याद रखिएगा वो अनुपस्थित होगा। क्या होगा? अनुपस्थित, दोनों में। ठीक है, तो ये था आपका एक टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके आराम से एक टेबुलेशन बना लीजिए ताकि इसको याद करना ही है, क्योंकि फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अब रेगुलर
स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपके चैप्टर से संबंधित होंगे और एक डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ हर चैप्टर वाइज होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए ये वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और दोस्त आप लोग ज़रूर कमेंट करें क्योंकि आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।